बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जुनैद भाई ने एक बड़ी खूबसूरत सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ लाइव आते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि आने वाले ग्रेडियंस के लिए गाइडलाइंस तैयार हो सकें। तो इस हवाले से जुनैद भाई ने मुझसे भी रब्ता किया है कि सर आपका इंटरव्यू करना है, तो हम दोनों का टाइम डिसाइड हुआ। तो फिर उसके बाद उसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो जुनैद भाई ने मुझे इसके हवाले से एक क्वेश्चनर जो है वो मेल किया है कि आपने इस क्वेश्चनर को फॉलो करते हुए जो डिस्कशन है उसको लेके चलना है और स्टूडेंट्स को स्पेशली वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से गाइड करना है। तो उस हवाले से मैं आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले अब हम जुनैद भाई के क्वेश्चनर की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चनर को लेते हुए डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो जुनैद भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मैं अरसलान रमज़ान हूँ। मैंने एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे मेरा जो यूट्यूब चैनल है CSS प्रिपरेशन बाय अरसलान, उस हवाले से ज़्यादातर जानते हैं। इसके अलावा मैं एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो उससे आगे चलते हैं हम उनके जुनैद भाई के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुनैद भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर सेलेक्ट क्यों किया? इस हवाले से जुनैद भाई मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब मैंने 4th सेमेस्टर अपना क्लियर किया तो उस वक्त मेरी CGP इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं तमाम मेजर में से कोई भी एक मेजर सेलेक्ट कर सकूँ। तो उस वाले से लेकिन फिर भी बहरहाल ऑप्शंस तो थी, तो कंफ्यूज था मैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर रखने को, लेकिन सीनियर्स की बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही थी कि जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर है बेला मेजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर उस्मान साहब के भी लेक्चर मौजूद हैं। तो डॉक्टर उस्मान साहब उस वक्त मुझे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। उस वक्त वो MBBS कर रहे थे, मेरा 4th सेमेस्टर था BSc उनका। तो मैं उनको यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट करवा रहा था, वो यूनिवर्सिटी में उनको दिखा रहा था। तो हम डॉक्टर शौकत साहब के ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब हम डॉक्टर शौकत साहब से मिलने चलते चलते मैंने मेजर सेलेक्ट करना चाहिए, इस हवाले से एक्सटेंशन के हवाले से जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगी। तो हम दोनों डॉक्टर शौकत साहब के पास गए, उनके साथ डिस्कशन हुई। डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ही मेजर रखना। डॉक्टर शौकत साहब ने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर रखें, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर के हवाले से जो कन्फ्यूजन्स थी वो दूर कर दी। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा बोलने का शौक़ था और हमारा मेजर ही कम्युनिकेशन का है, तो मैंने फिर इसलिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर रख लिया। और बाई चांस ऐसा हुआ कि डॉक्टर शौकत साहब, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो डॉक्टर शौकत साहब बाद में मेरे सुपरवाइज़र भी बने, या इस तरह कहना चाहिए कि मैं डॉक्टर शौकत साहब का बाद में स्टूडेंट बना। तो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत सारी बातें जो है वो मैंने सीखी और उनकी पर्सनैलिटी का मेरी आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इफेक्टिव वे में बात करने का तरीका मैंने डॉक्टर साहब से सीखा है, जो कि मुझे बाद में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है। तो इस तरह मैंने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर रख लिया और अल्लाह का शुक्र है मेरा वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जुनैद भाई देखें, स्कोप जो है वो बंदे का होता है, डिग्री का नहीं होता। अगर आपकी पर्सनैलिटी को कोई भी मेजर सूट कर रहा है, आप वो मेजर रखें, उसमें जाएं और उसमें आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आपका उस मेजर में स्कोप होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ मेजर का स्कोप है, फ़लाँ मेजर का स्कोप है, फ़लाँ मेजर का स्कोप है। स्कोप बंदे का होता है, मेजर का बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। आपको हर मेजर में कामयाब लोग भी मिल जाएंगे, नाकाम लोग भी मिल जाएंगे। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने मेजर कौन सा रखना है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को जो सूट करता हो मेजर, आपने वो रख लेना है। अब हम जुनैद भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जी कि वन पेपर MCQs का जनरल ओवरव्यू दें। तो जुनैद भाई, वन पेपर MCQ जो है वो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है ज़्यादातर।
90 मिनट्स ड्यूरेशन होता है पीपीएससी में, और 90 मिनट्स में आपने 100 मार्क्स का जो पेपर है 100 एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसकी 4 ऑप्शन होती हैं, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होती हैं। टाइम का ख्याल करते हुए आपने 100 मार्क्स को सॉल्व करना होता है। तो पीपीएससी में इस तरह होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, ताकि तुक्के का जो रुझान है उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है 100 मार्क्स के पेपर का या 1 पेपर एमसीक्यूज का। अब हम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स को 1 पेपर एमसीक्यूज कैसे तैयार करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जुनैद भाई मैं एक और बात सबसे पहले करना चाहूँगा कि आपने या जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके या डिग्री लेके फ़ारिग हो रहे हैं, उन्हें 1 पेपर एमसीक्यूज़ के बारे में जानने से पहले अपना एनालिसिस करना है कि वो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सपोज अभी एक पर्सनैलिटी, एक बंदे की एक पर्सनैलिटी है, वो सूट ही प्राइवेट सेक्टर को करती है और वो सुन सुना के पब्लिक सेक्टर में आना चाहता है, तो वो अपना नुकसान करेगा। अभी मेरा एक दोस्त है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट सेक्टर में सर्व कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और उसकी ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर में सर्व करता है या किसी एक ऑफिस में बैठ के काम करता, तो वो शायद बोर हो जाता। अभी वो फील्ड का वर्क कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो वो उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा पैकेज ले रहा है। इसी तरह अगर आपकी पर्सनैलिटी बिज़नेस को सूट करती है तो आपको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी सूट करती है कि आपको एग्रीकल्चर को ही एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो आपको एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन लेके चलना चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा क्लास फेलो हैं जो एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब क्या है या आपका ड्रीम काम क्या है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में आना चाहते हैं या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू कोई पब्लिक सेक्टर में सर्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरफ आना चाहिए कि 1 पेपर एमसीक्यूज होता क्या है। तो इस हवाले से जुनैद भाई मैं एक बात बताता चलूँ। मैंने जब इंटर्नशिप की थी एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में, तो मैंने कई वहाँ पे ऑफिसर्स के साथ अटैच रहा था। तो एक ऑफिसर मुझे अक्सर कहा करते थे कि अरसलान, मैंने अपने आप को पब्लिक सेक्टर में आके या सरकारी नौकरी में आके ज़ाया कर लिया है। अब मैं सूट ही प्राइवेट में करता था, लेकिन मैं उस वक्त ट्रेंड ये था, ट्रेंड को देखते हुए चलते हुए मैं पब्लिक सेक्टर में आ गया और मैंने अपने आप को ज़ाया कर लिया। तो इस तरह से कल को आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने करना ये था और मैं कर ये रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है। अब ड्रीम, जुनैद भाई ड्रीम के बारे में बताता चलूँ। ड्रीम वो नहीं होता कि जो हम सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो आपका ड्रीम क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब आपने ये देख के डिसाइड कर लिया है कि आपने उसमें पब्लिक सेक्टर में आना है, तो पब्लिक सेक्टर में आने के फिर आप तरीके देखेंगे। उनमें से जो शॉर्ट तरीका है वो पीपीएससी के थ्रू 1 पेपर एमसीक्यूज को सॉल्व करके, हल करके या उसे पास करके, इंटरव्यू क्लियर करके सिलेक्ट होना है। तो अब हम जुनैद भाई आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जी 1 पेपर एमसीक्यूज को स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। जी जुनैद भाई, तो इस हवाले से मैं ये पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इस हवाले से 1 पेपर एमसीक्यूज के हवाले से हमने स्मार्ट वर्क करना है, हमने हार्ड वर्क नहीं करना, हमने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो फ़र्क है वो मैं आपको एक मिसाल से सुनाता चलूँ। ये मिसाल मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में सुनाया करता हूँ, तो अभी भी सुना देता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जंगल में एक बंदर जो था वो डॉक्टर बन गया। उसने कहा जी मैं आज से जंगल का डॉक्टर हूँ। तो एक लूमड़ का बच्चा बीमार हो गया। अब वो जो लूमड़ था वो उसने अपना बच्चा उठा के ला के बंदर के सामने रख दिया कि इसका इलाज करें। उसके बाद बंदर ने उसे देखा है, उसने एक छलांग लगाई है, एक दरख्त की टहनी पकड़ी है, फिर छलांग लगाई, दूसरे दरख्त की टहनी पकड़ी है, फिर तीसरे दरख्त की टहनी पकड़ी और फिर नीचे आके लूमड़ी से पूछा कि क्या हाल है बच्चे की, कुछ तबीयत बेहतर हुई? तो लूमड़ी ने कहा नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही है। तो बंदर ने क्या किया, फिर दोबारा से 4-5 टहनियों से इधर से उधर से होते हुए छलांगे लगाई और दोबारा आके सामने पूछा हाँ अब फ़र्क पड़ा है? लूमड़ी ने कहा नहीं, अब पहले से भी ख़राब हो गई है तबीयत। तो तीसरी दफ़ा जब बंदर ने छलांगे लगा के आके पूछा तो लूमड़ी ने कहा कि वो मर गया है।
तो बंदर ने आगे से जो जवाब दिया वो अक्सर सुनने में आता है कि मैंने वो जो पंजाबी लैंग्वेज में है कि बंदर ने कहा कि भज नास्ते मैं पूरी की थी। तो इस तरह से बाद में ये ना कहना पड़े कि मैंने भज नस पूरी की थी लेकिन टेस्ट फेल हो गया। तो इसलिए हमने इसमें स्मार्ट वर्क करना, हमने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क ये है कि टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड होता है और हम इररेलेवेंट स्टडी कर रहे होते हैं। तो इररेलेवेंट स्टडी हमने नहीं करनी। ऑन पेपर MCQs को पास करने के बाद आगे एक इंटरव्यू भी होता है, तो हमने इसकी ओवरऑल तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जब PPSC की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, आपने क्या करना है कि उसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं, सबसे पहले उन कोर्स कंटेंट्स को देखना है। बात का इस तरह होता है कि कोर्स कंटेंट्स में कोई एक जो है पोर्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखा होता है कि इतने % इसमें से आएगा या इतने क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आएंगे। तो सबसे पहले आपने कोर्स कंटेंट्स को देखना है। ज़्यादातर में जो कोर्स कंटेंट्स होते हैं वो यही होते हैं, पाकिस्तान फेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है थोड़ा सा। तो इस तरह से उर्दू PPSC वाले उर्दू भी पूछते हैं। तो ये ज़्यादातर कोर्स कंटेंट्स होते हैं। अब आपने कोर्स कंटेंट्स देख लिए तो उसके बाद अब आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएगा, सबसे पहले तो इससे पहले भी आपको एक और काम करना पड़ेगा, अपनी रूटीन में जो काम शामिल करना पड़ेगा वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगी। अब न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। उस वाले से मेरा जो चैनल है CSS प्रिपरेशन बाय अरसलान, उस पर मैंने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर पे एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर को आपने इफेक्टिव वे में कैसे पढ़ना है। तो आप वो वीडियो देखें। तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैं आपको बुक्स वगैरह बताऊंगा, उन न्यूज़पेपर रीडिंग आपको उन बुक्स में से जितने मार्क्स लेने हैं उनसे 7-8 मार्क्स या 10 मार्क्स कम से कम ऊपर ले जाएगी। तो न्यूज़पेपर तो इतने मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी रूटीन में न्यूज़पेपर रीडिंग शामिल कर लेनी है। अब क्या पढ़ना चाहिए, जुनीद भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जो बुक्स मैं पढ़ता रहा हूँ, जिनको पढ़ के मेरे टेस्ट क्लियर होते रहे हैं, तो वो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे पहले, और उनको पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इम्तियाज़ शाह की एडवांस वालों की प्रीवियस पेपर्स वाली जो बुक है वो मोटी सी होती है, वो बुक आपने ले लेनी है और उसे पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ना इस तरह से नहीं पढ़ना कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं और हमारे सर के ऊपर से चीज़ें जो है वो गुजर रही हैं, इस तरह से नहीं करना उसको शुरू से। ये बेसिकली आपकी मेमोरी का भी टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, शुरू से पहला पेपर खोल लेना है, उसे अच्छी तरह से याद करना है और उसे याद करने के बाद फिर दूसरा पेपर खोल लेना, उसे अच्छी तरह से याद करना है। एक दिन में सपोज अगर आप 5 पेपर याद करते हैं तो अब आपने 5 पेपर अच्छी तरह से एक दिन पूरा लगा के आपने याद करनी है। जितना टाइम आपके पास है आपने लगा के 5 पेपर सपोज याद कर लिए। नेक्स्ट डे आपने उनको रिवाइज करना है और नेक्स्ट 5 पेपर याद कर लेना है। उससे नेक्स्ट डे आपने पिछले 5 पेपर्स को रिवाइज करना और उससे अगले 5 पेपर्स याद कर लेंगे। तो ये काम करने के बाद आपने, जब आप सारी बुक जो है वो उसे कंप्लीट याद कर चुके होंगे, तो फिर आपने दोबारा उसे शुरू से रिवाइज करना शुरू कर दिया। पहला पेपर रिवाइज किया, दूसरा पेपर रिवाइज किया, तीसरा पेपर रिवाइज किया। तो जब आप दोबारा रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप को कुछ चीज़ें हैं जो वो आप भूल रहे हैं। आपको जब ऐसा महसूस होगा तो अब आपने क्या करना, जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उनके आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए आप रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने तरीका यूज़ किया था, मैंने अपने मोबाइल में ही नोट्स बनाए थे। जो क्वेश्चन मुझे भूल जाता था वो मैं अपने मोबाइल में नोट कर लेता था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि मैंने मोबाइल में किस तरह से नोट्स बनाए थे। वो मेरे पास अभी तक सेव पड़े हुए मोबाइल में। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। आपके मोबाइल में नोट्स की ऑप्शन होती है, ये देखें जिस तरह से ये मेरे मोबाइल में ऑप्शन है। उम्मीद है वैसे नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैंने नोट्स बनाए थे। तो वी प्रिपेयर्ड न्यू इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट जियोग्राफी। ये इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट जियोग्राफी, ये जियोग्राफी और डेज मुझे हमेशा भूल जाते थे। तो इनको पक्का याद करने के लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सबसे पहले, ये मैं आपको शुरू का बता रहा हूँ, अभी आगे भी मटीरियल आना है। तो सबसे पहले मैंने जो इस तरह के नोट्स बनाए,
मैं देखूंगा अगर वीडियो में ये ना आ रही है तो मैं अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड करके छोटा सा बना के क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा, अगर वीडियो में ये नज़र ना आ रहा हुआ तो। अच्छा, अब सपोज आपने ये नोट्स बना लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल जियोग्राफी आपने नोट्स बना लिए हैं। पूरी किताब में से जब आप नोट्स बना चुके होंगे, फिर आपने क्या करना है, ये जो नोट्स आपके पास बन गए हैं ये अब आपने हर टेस्ट से पहले इन्हें पढ़ना है। एडवांस वालों की जो बुक है उसका लुब्बे लबाब आपके पास आपके मोबाइल में आ चुका होगा। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने एक और बुक जो है वो परचेज़ करनी है। वो किसी भी अच्छे पब्लिशर की बुक, एडवांस वालों की, इल्मी वालों की, कोई भी बुक लेनी है जिसमें हर पोर्शन अलग-अलग मेंशन किया हो। इस्लामियात के अलहदा से MCQs बने हो, पाकिस्तान फेयर्स के अलहदा से बने हो, करंट अफेयर्स के अलहदा से बने हो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अलहदा से बने हो, तो वो हर पेपर के अलग-अलग MCQs और पोर्शन वाइज बने हो। आपने फिर इसके बाद वो बुक लेनी है, उस बुक को आपने याद करना है। एडवांस वालों की जो बुक है वो आपका तकरीबन 1 महीना ले जाएगी। उसके बाद आपने जो दूसरी बुक ली है 1 महीना और उसे आपने देना है। ये डिपेंड करता है, जो टाइम है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि आप उसको याद करने में कितनी देर लगाते हो सकता है कि एडवांस वालों की बुक आप 15 दिन में याद कर लें, हो सकता है आप 1.5 महीने में याद कर लें। लेकिन खैर मैं अपने रेफरेंस से बात करूँगा, मुझे जितना टाइम लगा था मैं वो बताऊँगा। तो मुझे तकरीबन 1 महीना लगा था इम्तियाज़ शाह की बुक सारी याद करने में, और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये नोट्स बनाने में। तो नोट्स बन गए, और उसके बाद आपने एक और पब्लिशर की बुक ले ली जिसमें हर पोर्शन अलग-अलग से मेंशन किया हुआ है। एडवांस वालों की ले सकते हैं, इल्मी वालों की ले सकते हैं, कोई भी किसी भी अच्छे पब्लिशर की ले सकते हैं, उसमें हर पोर्शन अलग-अलग होना चाहिए। आपको एडवांस वालों की बुक पढ़ के ये पता चल चुका होगा कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पेपर बनाने वाला है फोकस करता है, या जो कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी वीक है। तो अब आपने वो जो बुक मंगवाई है दूसरी, सबसे पहले अपनी जो वीक चीज़ें हैं उनको आपने कवर करना है। उसमें से जो आपकी वीकनेस है उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। ये तो थी जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से जो मैं टिप्स देना चाहता था, जो मैं बातें बताना चाहता था। अब आपने जो नेक्स्ट पूछा था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो जुनैद भाई टाइम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक पर्सन जो है वो चीज़ों को जल्दी तैयार कर लेता है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। जो टाइम ज़्यादा लगा रहा है चीज़ों को याद करने में या चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, तो वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपने टाइम बेस्ड स्टडी करनी नहीं है कि मैंने दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है। तो ये टाइम बेस्ड स्टडी आपने करनी ही नहीं है। आपने करनी है कंटेंट बेस्ड स्टडी कि मैंने आज इतना कवर करना है, वो आप 1 घंटे में कर लें, 2 घंटे में कर लें, 3 घंटे में कर लें, 10 घंटे में कर लें, वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम जुनैद भाई के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनैद भाई का जी, PPSC की साइट पे अप्लाई करने के बाद कितना टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए? तो जुनैद भाई ये डिपेंड करता है कि PPSC के पास कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आई हुई है, या आपसे पहले कितनी एडवर्टाइजमेंट्स आपकी जिस एडवर्टाइजमेंट में आपकी जॉब मेंशन है उससे पहले कितनी एडवर्टाइजमेंट या कितने टेस्ट PPSC ने लेने। क्योंकि PPSC ज़्यादातर जो है वो संडे को पेपर लेता है, तो उस हवाले से ये डिपेंड करता है कि PPSC कितने उसका PPSC का आप इसके लिए ना आप इस तरह कर सकते हैं कि PPSC का जो प्लानर की ऑप्शन है ना उसे आप देखते रहा करें। तो उसमें 1 हफ़्ता पहले कम से कम 1 हफ़्ता पहले उसमें कम से कम 1 हफ़्ता पहले आपको पता चल जाता है कि आपका टेस्ट आने वाला है। तो प्लानर को फॉलो करते रहा करें। PPSC के साइड पे प्लानर की ऑप्शन होती है, उसे फॉलो करते रहा करें। उस पर डेट आ जाती है कि फ़लाँ डेट को जी फ़लाँ टेस्ट है, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि आपसे पहले ये वाली जॉब्स हैं, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, इनके टेस्ट आपसे पहले होने हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जुनेद का कि हमें अपने स्ट्रगल पीरियड के बारे में कुछ बताएं और स्टूडेंट्स को स्ट्रगल पीरियड को कैसे गुजारना चाहिए। जी, स्ट्रगल पीरियड के बारे में जुनेद भाई मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में मेरी BS ऑनर्स की डिग्री हो गई थी और उसके बाद 2016 में 2016 में मेरी MSc ऑनर्स की डिग्री हो गई। तो 2018 के एंड पे तकरीबन जो है ना वो मेरी पहली जॉब हुई PPSC के थ्रू। तो उसमें इस तरह से हुआ कि 2014 से लेके जब तक मेरी जॉब नहीं हुई तब तक जिस टेस्ट में मैं एलिजिबल होता था मैं वो टेस्ट देने पहुंच जाता था। आपके लाइव सेशंस में मैं सुन रहा था, एक भाई कह रहे थे कि हमें हर टेस्ट देना चाहिए, तो उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें हर टेस्ट देना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करता चलूँ कि हमें हर टेस्ट तैयारी करके देना चाहिए। लेकिन जुनेद भाई, अब कई लोगों का जो स्ट्रगल पीरियड होता है, उनके स्ट्रगल पीरियड में अगर स्ट्रगल नहीं है तो उनका स्ट्रगल पीरियड लंबा हो जाएगा और तब तक लंबा होगा जब तक उनके स्ट्रगल पीरियड में स्ट्रगल शामिल नहीं होगी। तो स्ट्रगल पीरियड को स्ट्रगल के साथ गुजारना चाहिए। अब देखें, कई लोगों की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होती है, जिनके पास गाइडलाइंस अच्छी होती हैं, वो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है वो उसमें ही अपने आगे जॉब के जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास गाइडलाइंस नहीं थी, या हम कह रहे हैं कि थोड़े से लापरवाह थे। तो मैंने तो यूनिवर्सिटी दौर में तैयारी नहीं शुरू की थी। तो 2014 के बाद मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करने के बाद मैंने पहला टेस्ट दिया तो फेल हो गया, दूसरा दिया फेल हो गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि टेस्ट पास होना शुरू हो गए। फिर जब टेस्ट पास होना शुरू हो गए तो फिर इंटरव्यू फेल होना शुरू हो गए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि इंटरव्यू भी पास होना शुरू हो गए। तो स्ट्रगल पीरियड में स्ट्रगल शामिल होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, टेस्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं और जब वो टेस्ट देने के लिए पहुंचते हैं तो तैयारी नहीं होती और उनकी जो लॉजिक होती है वो टेस्ट देने के बारे में वो ये होती है कि हम एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देने आए हैं। तो भाई एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट दें, ये अच्छी बात है, लेकिन बुरे एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट ना दें। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता कि बुरे एक्सपीरियंस के लिए हमें टेस्ट देना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस कैसा होगा? अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपकी स्ट्रगल से, आपकी एफर्ट से, आपकी मेहनत से, आपके हार्ड वर्क से, आपके स्मार्ट वर्क से। अच्छा टेस्ट आपकी एफर्ट से ही होगा, या अच्छा एक्सपीरियंस आपकी एफर्ट से ही होगा। कि आप फॉर एग्जांपल मेरिट बनता है 65 मार्क्स, तो उसके करीब तो पहुंचने की कोशिश करें ना, शुरू में उसके करीब तो पहुंचे, ताकि उससे अगले टेस्ट में आप पास हो सकें और उससे अगले टेस्ट में आप इंटरव्यू पास कर सकें। और हो सकता है कि आप जो शुरू में ही आपकी स्ट्रगल, आपने एफर्ट अचीव की है, आप पहला टेस्ट ही पास कर जाएं और आप पब्लिक सेक्टर में सर्व कर रहे हो। तो स्ट्रगल पीरियड में ऐसा होता है। हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो बड़ा मसला बन जाता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो कुछ उनके पास होता है वो हमारे ऊपर लगा दिया होता है सारा कुछ, और उनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता होती हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनकी हमसे वाबस्ता होती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है जुनेद भाई कि यूनिवर्सिटी दौर में अपना टाइम मैनेज करके आप पढ़ना शुरू कर दें। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर रीडिंग आप शुरू कर दें। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका जो जनरल नॉलेज है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपकी अंग्रेज़ी जो है, आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग कम से कम आप अपनी यूनिवर्सिटी दौर में लाजमी शुरू कर दें, ताकि क्योंकि देखिए टाइम गुजर जाता है। 4 साल की डिग्री होती है ऑनर्स की, 4 साल गुजरते में पता भी नहीं चलता और फिर 4 साल के बाद अचानक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो फिर प्रेशर में बड़ा मसला बन जाता है। आप अपनी जो ड्रीम जॉब है या आप अपना जो ड्रीम वर्क है वो आप हासिल नहीं कर पाते। फिर आपको जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती वो जॉब करना पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी दौर में ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपना जो है एनालिसिस करें कि आपने डिग्री के बाद करना क्या है। फिर आप उस एनालिसिस के मुताबिक वर्क शुरू कर दें और एफर्ट शुरू कर दें, ताकि आप यूनिवर्सिटी से जैसे ही फारिग हों आप अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा ही था कि स्ट्रगल पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर आपने अपना स्ट्रगल पीरियड जो है छोटा रखना है। अब
देखिए 2016 में मेरा एमफिल हुआ है, 2018 के एंड पे जो है ना वो मेरी पहली जॉब हुई है। फिर भी तकरीबन 2 साल का जो है वो दरमियान में वक्फा बन जाते हैं मेरी डिग्री से जॉब के दौरान, तो वो बड़ा मुश्किल ड्यूरेशन होता है। तो इस हवाले से बेहतर यही है कि डिग्री के दौरान ही कुछ करना शुरू कर दिया जाए, ताकि जैसे ही आपकी डिग्री हो आप अपनी ड्रीम जॉब कर लें। आपको अपने ड्रीम्स पे, आपको अपने जो टारगेट्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ ताकि ना करना पड़े। तो अब हम जुनैद भाई के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के जूनियर्स के लिए कोई सजेशन दे दें। तो जुनैद भाई, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बात करना चाहूँगा कि देखिए, यूनिवर्सिटी में एक चीज़ जो है ना वो बड़ी फेमस है, बड़ी ज़्यादा सुनने में आती है कि CGPA डजंट मैटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। CGPA मैटर्स अ लॉट। आपको किसी भी जॉब में एंट्री लेवल पे कम से कम आपको जो आपकी एबिलिटीज़ को शो कर रही होती है चीज़, वो आपकी CGPA ही होती है। तो इस बात पे यकीन नहीं करना कि CGPA डजंट मैटर। देखें, सपोज आप अगर कोई भी शख्स इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू लेने के दौरान उसके सामने 2 कैंडिडेट्स आ जाते हैं, एक की CGPA अच्छी है और एक की CGPA अच्छी नहीं है। दोनों कैंडिडेट्स अच्छा इंटरव्यू दे देते हैं, इक्वल लेवल का इंटरव्यू दे के वहाँ से निकलते हैं। तो जाहिर है जो इंटरव्यू ले रहा है शख्स, वो जिसकी CGPA अच्छी है फिर उसे प्रेफरेंस देगा, क्योंकि दोनों ने परफॉर्म इक्वल किया है। तो CGPA आपको एंट्री लेवल पे, कम से कम एंट्री लेवल पे आपको अच्छी CGPA लाजमी चाहिए। तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना कि CGPA डजंट मैटर। भाई CGPA एंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि अपने यूनिवर्सिटी के जूनियर्स के लिए डिग्री के बाद आपने जो कुछ भी करना है, जो करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उस वाले से आप अभी से एफर्ट शुरू कर दें। डिग्री के कंप्लीट होने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। डिग्री के कंप्लीट होते हुए आपको पता नहीं चलेगा आप की 4 साल डिग्री जो है वो हो चुकी हो। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 साल डिग्री करने के बाद आप देख रहे होते हैं कि अब जॉब तो है नहीं या कोई काम तो है नहीं, तो चलो MPhil में एडमिशन ले लेता हूँ, MSc में एडमिशन ले लेता हूँ। तो जब आदत पड़ी होती है पिछले 4 साल ना पढ़ने की या कोई एक्स्ट्रा काम ना करने की, तो नेक्स्ट 2 साल जो MSc ऑनर्स के हैं वो भी गुजर जाते हैं। वो गुजरने के बाद फिर जब आप घर आते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन 2 बचती हैं। या तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, जबकि आप जाना पब्लिक सेक्टर में चाहते थे, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद फिर आप पब्लिक सेक्टर की तैयारी नहीं कर पाते, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के ड्यूरेशन के दौरान स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत होता है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना शुरू करें, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, उस टाइम में पढ़ें, और अपने जो डिग्री के बाद आपने करना है उसकी तैयारी आप एडवांस में शुरू कर दें, ताकि बाद में आपको उन डिफ़िकल्टीज से ना गुजरना पड़े जिनमें से हम गुजर चुके हैं। अगर आप अभी डिग्री में अच्छी CGPA के साथ, अच्छी तैयारी के साथ डिग्री करके बाहर आते हैं तो आपको इंशाल्लाह जल्दी जॉब मिल जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी से बुरी CGPA के साथ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के साथ आते हैं तो आपको अपनी CGPA की या आपके जो मार्क्स हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए टेस्ट में और ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें और अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर लेंगे। तो जुनैद भाई, डिस्कशन का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इससे लायक समझा कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।